नमस्ते, मैं डॉक्टर अमी याग्निक, वामा वेलनेस सेंटर और रूपल हॉस्पिटल की जनरल सर्जन हूँ। आज संडे आफ्टरनून को आपके साथ डॉक्टर रूपल शाह के साथ बातचीत करने के लिए समक्ष खड़ी हुई हूँ। डॉक्टर रूपल शाह वामा वेलनेस सेंटर और रूपल हॉस्पिटल की और हमारे शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट है और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। उनको 20 साल से ज्यादा इस विषय में अनुभव है। तो चलो आज हम अपने विषय की ओर आगे बढ़े। तो डॉक्टर रूपल, आज हम जी किस बारे में बातचीत करने के लिए आज इधर इकट्ठे हुए हैं? डॉक्टर अमी मैडम, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन एंड और आप ये सेशन मॉडरेट करने के लिए आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको पता होगा कि जनवरी इज सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो जो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो हमको एज अ गायनेकोलॉजिस्ट ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में अवेयरनेस की कमी है कि कैसे ये कैंसर फैलता है, कैसे उसकी हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन का जरूरी है। तो मानो इंडिया में सर्वाइकल कैंसर इज सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर सीन इन इंडियन विमेन। और हर साल में लगभग 1.25 लाख से ऊपर लेडीज को ये कैंसर की बीमारी इंडिया में पाई गई है। और इसमें से 50% से अधिक डेथ भी हो रहे हैं, क्योंकि ये कैंसर लेट स्टेज में डायग्नोस होता है बिकॉज ऑफ लेक ऑफ अवेयरनेस। तो हर 8 मिनट में आपको जान के ताज्जुब होगा कि हर 8 मिनट में एक इंडियन वुमन का डेथ सर्वाइकल कैंसर से हो रहा है। तो हम आज सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के बारे में, कैसे वो होता है, कैसे हम उसको जान सकते हैं, अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो सब जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि एक जो रिसर्च है उसमें पाया गया है कि एवरी 53 वुमन, वन वुमन होगा कि हर 8 मिनट में एक इंडियन वुमन का डेथ सर्वाइकल कैंसर से हो रहा है। तो हम आज डॉक्टर रूपल, आपका इमेज फिक्स हो गया है। कैसे हम उसको जान सकते हैं, अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, क्या क्या आगे दिखा जा रहा है। कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक जो रिसर्च है उसमें पाया गया है कि एवरी 50 वुमन, वन वुमन। Dr. Ami, are you online? No, I am online, but you are not seen. No, I am also online. नहीं, but your face is not seen on the screen. आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। तो मतलब कि कोई भी स्क्रीनिंग, ये अवेयरनेस मंथ का जो सेलिब्रेशन होता है वो इसलिए होता है कि उस बहाने हम उसके बारे में ज्यादा जाने और हम कुछ ऐसा कर पाए ताकि कम से कम बीमारियां समाज में हो। तो ये एक हमारा इंटरनेशनल उद्देश्य होता है कि अवेयरनेस फैलाना। तो सर्वाइकल कैंसर क्या चीज क्या है, उसके बारे में आप बताइए। जो फीमेल में जो प्रजनन अंग होते हैं उसमें सबको पता है कि ये यूट्रस है। तो यूट्रस के जो शुरुआत का भाग है, जो वजाइना से शुरू होता है, वजाइना खत्म होती है और वहां से ये शुरू होता है, तो इसको सर्विक्स बोलते हैं। गर्भाशय की ग्रीवा यानी मुख, तो ये जो सर्विक्स है, गर्भाशय का मुख, उसपे जो सेल्यूलर चेंजेस आते हैं कई तरह के, तो उसकी वजह से इधर गर्भाशय के मुख का कैंसर होता है, यानी सर्वाइकल कैंसर होता है। ओके, तो उसके क्या लक्षण होते हैं? कैसे मालूम पड़े कि किसी को गर्भाशय का मुख का कैंसर है? कई बार ये कहीं कोई सिम्टम्स ना हो तो भी
सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। और कई स्त्रियों में जैसे सेक्स के बाद स्पॉटिंग होना, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, या इरेग्युलर बीच बीच में स्पॉटिंग होना या ब्लीडिंग होना, पेडू में दर्द होना, रिलेशन के टाइम पे दुखावा होना, कई बार जो वजाइनल इन्फेक्शन जैसे लेडीज को बार बार होता है तो कई बार इग्नोर करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो जो रिपीटेड वो वाइट पानी जो जाता है, गंदा पानी आए, तो ये सब तकलीफ हो, तो उसकी वजह ये सब सिम्टम्स होते हैं कि इसमें सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि व्हाइट पानी आया या गंदा पानी आया तो हर एक लेडीज को कैंसर होता है, लेकिन कई बार ऐसा पाया गया है कि इग्नोर जैसे सालों तक करते हो व्हाइट पानी को, और फिर वहां से जब हमारे पास आते हो तो एंड स्टेज का कैंसर पता चलता है। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं सर्वाइकल हाँ, कैंसर। मतलब डॉक्टर रूपल, इसका मतलब ये हुआ कि सावधानी रखनी चाहिए। अगर जी। हमें कोई भी हमारे गर्भाशय के सिस्टम या प्रजनन तंत्र संबंधित कोई भी मुश्किलियां हो हमें, तो डॉक्टर को हम्म। दिखाना चाहिए, ताकि जी। क्या बीमारी है वो मालूम पड़े। वो कैंसर ही जी। है ऐसा नहीं बताते हैं, पर डॉक्टर उसके रिलेटेड जो भी जांच करके जान सकते हैं कि क्या बीमारी है और ऐसा होने की वजह क्या है। तो आप जी। हमें अभी ये बताइए कि कौन सी औरत को ये कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। कई कैंसर ऐसे होते हैं कि जिसमें कुछ औरतियों को, या कई बीमारी है जैसे तंबाकू खाने से मुंह के कैंसर ज्यादा होते हैं वगैरह वगैरह। तो हम्म। वैसे सर्वाइकल कैंसर ज्यादा होने की संभावना किस में होती है? जो बहनें जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी चालू करती है, यानी फर्स्ट टाइम सेक्स करने की उम्र कम हो, या जिसको ज्यादा प्रेगनेंसी आती है, जिसको मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, जिसका पर्सनल हाइजीन खराब होता है, इम्यूनिटी जिसकी लो होती है, कभी कभार वो HIV और ऐसे जैसे इम्यूनिटी कम करने वाले डिजीजेस हो। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो लेडी स्मोकिंग भी ज्यादा करती है। इसी तरह हमारे विलेजेस में भी ऐसा पाया गया है कि जो विलेज की स्त्री लेडीज होती है तो वो लोग भी स्मोकिंग करती है। तो ये सब जो दीज आर ऑल प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कि जिसमें सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाँ, तो क्या ऐसी कोई तरीका है कि हम हमें ये कैंसर नहीं हो? अगर हम, पहला तो रास्ता है कि आप जो कुछ उसमें बताते हैं कि इसके जिनको होने की संभावना ज्यादा है, वो करने से हम दूर रहे। मतलब जी। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना रखे, बहुत कम उम्र में सेक्सुअल एक्टिविटी ना करे। खास तौर पे मुझे ये कहना जरूरी लगता है कि टीन एज में, मतलब कि कम उम्र से अगर लड़कियां या इवन लड़के सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, और उसमें एक सर्वाइकल कैंसर भी उसमें से ही एक ऐसा है। हमारे देश में तो बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी भी हो जाती है। वो चाहे हमारे लिए ये एक शर्म की बात है, और लीगली वो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी शादियां होती है। तो ये भी एक दूसरा भी एक वजह है कि क्यों लड़कियों की जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए। तो जी बिल्कुल। तो ऐसा अभी हमें ऐसा आप बताइए डॉक्टर रूपल, कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हमें कैंसर अगर हो भी तो बहुत जल्दी मालूम हो जावे, ताकि कैंसर के, मैं जैसे समझती हूँ कि कैंसर की स्टेजेस होती है, तो वैसे सर्वाइकल कैंसर में भी ऐसा ही होता होगा कि अर्ली स्टेज में अगर वो पकड़ा जाए तो जल्दी हमें ठीक हो सकते हैं। जब भी कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी कैंसर हमको डिटेक्ट करना है, तो डॉक्टर अम्मी मैडम, हमारे हम लोगों को दो चीज का पता होना चाहिए। एक तो कैंसर का रीजन, और दूसरा जितना जल्दी हम जो कैंसर के सेल्स को हम जल्दी जो एबनॉर्मल नॉर्मल सेल एबनॉर्मल सेल में चेंज हो रहे हैं, तो उसकी टेक्निक का हमको पता चल जाएगा। तो कोई भी कैंसर जल्दी डिटेक्ट होगा और उसकी सारवार भी जल्दी होगी। तो फॉर्चुनेटली सर्वाइकल कैंसर ही ऐसा कैंसर है कि जिसका हमको 100% रीजन पता है कि ये क्या? कैंसर क्यों हो रहा है। तो अच्छा। हाँ, तो एक सर्वाइकल कैंसर ही ऐसा कैंसर है हर एक कैंसर में, मेल और फीमेल में, कि जो वायरस से होता है।
चीज को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। तो जो ये वायरस है, जैसे कोरोना वायरस है कि चिकन पॉक्स के पोलियो, तो ये सब जो है वायरसेस है। तो जो भी वायरस से होने वाले जो डिजीजेस है उसकी वैक्सीन भी, जैसे कोरोना की वैक्सीन अभी तुरंत आ गई 1-1.5 साल में, तो वैसे एक ही कैंसर ऐसा है कि जो वायरस से होता है और वायरस से है तो उसके लिए उसकी वैक्सीन इज ऑल्सो अवेलेबल। तो जैसे ये रीजन हमको पता है कि क्यों हो रहा है। तो अगर ये वैक्सीनेशन बराबर प्रॉपरली आप प्रॉपर एज में अगर रखा हो तो ये कैंसर से प्रिवेंशन होता है, 100% प्रिवेंशन होता है अगर प्रॉपर एज पे रखा हो तो। और सेकंड थिंग कि जो कैंसर करने चेंजेस वाले जो सेल्स है, तो वो भी ये एक कैंसर ऐसा है कि उसमें हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कि जैसे हम सर्विक्स यानी गर्भाशय की ग्रीवा से यानी मुख से हम उधर से सेल्स लेके उसकी फ्रीक्वेंटली तपास कराते रहे, तो जब जब ये एबनॉर्मल सेल चेंजेस होंगे तो अगर आप रेगुलर इंटरवल पे स्क्रीनिंग कराते हो, जैसे तो पैप स्मीयर टेस्ट बोलते हैं, तो उससे आपको अर्लीस्ट पता चलेगा कि अभी ये जो सर्वाइकल मुख है, जो गर्भाशय का मुख है, उस पे ये कैंसर सेल्स में चेंजेस हो रहे हैं नॉर्मल सेल्स। तो हम लोग अर्लीस्ट उसको डिटेक्ट करेंगे तो उसका अर्लीस्ट हम लोग ट्रीटमेंट कर सकेंगे और एडवांस सर्वाइकल कैंसर से हम लोग बच सकेंगे। मुझे लगता है कि रूपल सबसे अच्छी बात इसमें ऐसी है कि गर्भाशय का मुख हम देख सकते हैं। काफी कैंसर शरीर के अंदर होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो वहां का जो कुछ भी चेंजेस बॉडी में उस अंगों में होते हैं, जैसे स्तन में होते हैं, ओवरी में होते हैं, वो हम आसानी से देख नहीं पाते हैं। बल्कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है कि जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। वहां क्या कुछ हो रहा है वो डॉक्टर अपनी जांच के दौरान देख सकता है। और इतना ही नहीं कि वहां से सेल लेना भी बहुत आसान है ना? कितना टाइम लगता है पैप टेस्ट करने में? पैप टेस्ट करने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट लगती है। और जो लोग हमारे पास जो लेडीज आती है वो पैप स्मीयर टेस्ट से बहुत डरती है, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि ये एक सिंपल टेस्ट है, उसमें कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। सोनोग्राफी की तरह अगर ओवेरियन कैंसर या यूट्रस का कैंसर हमको डिटेक्ट करना है तो हमको सोनोग्राफी करनी पड़ती है। जैसे मैडम ने बताया कि ये सीधा ही हम देख सकते हैं सर्विक्स, तो उसमें कोई एडिशनल खर्चा नहीं होता है सोनोग्राफी की तरह। ब्रेस्ट कैंसर में अगर स्मॉल जो ट्यूमर होता है, छोटी गांठ, तो हमको वैसे गायनेक एग्जामिनेशन में पता नहीं चलती है, तो कभी कभार हमको मैमोग्राफी करानी पड़ती है। और 40 इयर्स के बाद तो हमको रेगुलर मैमोग्राफी करानी ही पड़ती है, तो उसको भी थोड़ा बहुत इट इज लिटिल बिट पेनफुल प्रोसीजर, और उसके लिए भी आपको ज्यादा कॉस्ट जाती है। पर सर्वाइकल पैप स्मीयर टेस्ट वो ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है। जैसे आप लोग हमारे पास चेकअप के लिए आते हो, जनरल गायनेक चेकअप के लिए, तभी हम लोग कर सकते हैं और उसमें इतना खर्चा भी नहीं है। तो यानी 2 मिनट का काम है, पर हम लोग इतना सारा अवेयरनेस लाते हैं तो भी अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस नहीं आती है। नहीं तो डर की वजह से लोग नहीं आते, और फिर हर 53 में से, हर 53 वीमेन में से एक वुमन को अभी ये कैंसर होने के चांसेस इंडिया में हो गए हैं। नहीं, पर मतलब कि कितनी फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए, आप वो तो बताओ। हाँ, तो पैप स्मीयर टेस्ट जब भी आप सेक्सुअली एक्टिव होते हो तो तब से आपको चालू कर लेनी चाहिए। इंडिया में करीबन 25 इयर्स से आप शुरू कर सकते हो। जो इंडियन गाइडलाइन है हमारी फॉक्सी की, जैसे पूरी इंडिया के जो गायनेकोलॉजिस्ट का फेडरेशन है, उन्होंने सर्टेन गाइडलाइंस दी है, तो आप 25 इयर्स से पैप स्मीयर टेस्ट चालू करा सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में यही एज 21 की है, क्योंकि वहां पे बहुत जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी चालू हो जाती है। पर अभी तो इंडिया में भी ऐसा आ ही गया है, पर तो भी जो एज है वो 25 इयर्स से आप चालू करवा सकते हो रेगुलर इंटरवल पे, यानी एवरी 3 ईयरली आपको पैप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए। और 30 इयर्स के बाद या 35 इयर्स के बाद आप जो कन्वेंशनल पैप स्मीयर टेस्ट है उसके साथ, या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी जो दूसरी प्रकार की पैप स्मीयर टेस्ट है, उसके साथ आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैंसर वायरस से होने वाला कैंसर है, तो बॉडी में, आपके बॉडी में उसका इन्फेक्शन है कि नहीं, तो एचपीवी स्क्रीनिंग करवाओ 30 इयर्स के बाद। तो एवरी 5 इयर्स पे आपको ये टेस्ट कराना पड़ता है, और आप 65 इयर्स तक
ये स्क्रीनिंग चालू रख सकते हो। नहीं, रख सकते हो मतलब वो ऑप्शनल है कि वो करना चाहिए ही? ऐसे तो करना चाहिए ही, पर वो लोग अभी करा हो तो बहुत अच्छा है, पर हर एक लोग के पास वैसे अवेलेबिलिटी नहीं होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। तो एटलीस्ट आप बाद में 10 इयर्स तक आपका अगर वो सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट आप फ्रिक्वेंटली कराओ और नॉर्मल आए तो बाद में आप बंद कर सकते हो। अच्छा, मतलब 3 बार टेस्ट नॉर्मल आया तो फिर आप उसको करवाना बाद बंद में कर बंद कर सकते हैं? सकते हैं। हाँ हाँ। बिल्कुल बंद कर सकते हैं? 65। हाँ या मतलब 65 के बाद या उससे पहले 65 के भी? बाद, 65 के बाद यानी 65 इयर्स तक आप कराओ, बाद में आपको कराने की जरूरत नहीं है। 65 के ईयर पर अगर आपका कोई टेस्ट एबनॉर्मल आता है तो आपको 65 इयर्स के बाद भी कराना जरूरी है। अच्छा, अच्छा, अभी नॉर्मल हाँ टेस्ट आया या तो हाँ 65 हाँ के बाद ज़रूरत नहीं है हाँ और नहीं है एब्नॉर्मल या आया तो ट्रीटमेंट। तो अगर एब्नॉर्मल आया तो क्या मतलब उसका मतलब कैंसर है? अगर एबनॉर्मल पेप आया। स्मीयर का हाँ एब्नॉर्मल तो आया वो तो भी उसका डरने की मतलब क्या जरूरत बनता नहीं है। है? डरने की जरूरत नहीं है एबनॉर्मल पैप स्मीयर टेस्ट आया तो, क्योंकि सी दिस इज स्क्रीनिंग टेस्ट। तो हम ये टेस्ट एबनॉर्मल आया उसका मतलब ऐसा नहीं है कि कैंसर है आपको। उसका मतलब है कि आपको फ्यूचर में कैंसर हो सकता है, वो प्री कैंसर सेल्स आपके बॉडी में आ गए हैं। तो उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है सिवियरिटी के हिसाब से। तो उसके हिसाब से अगर कोई एबनॉर्मल टेस्ट आता है तो फिर आपके डॉक्टर वापस नेक्स्ट पेप स्मीयर टेस्ट आपको 3 साल की जगह पे 1 साल में कराने की जरूरत है, या कोई और टेस्ट कराने की जरूरत है, जैसे उसको कॉल्पोस्कोपी बोलते हैं। तो उसमें स्पेशल कैमरा से गर्भाशय के मुख के सेल्स का दूसरा स्टडी किया जा सकता है, तो वो कराने की जरूरत है। कि एबनॉर्मल टेस्ट आया तो फिर उधर से बायोप्सी लेके टेस्ट करने की जरूरत है। तो ये सब हमको पता चलेगा अगर एबनॉर्मल टेस्ट आया तो। कई बार ऐसा होता है कि यंग पेशेंट में सिर्फ हमको फॉलोअप करना होता है और बाद में थोड़े फॉलोअप्स के बाद वो नॉर्मल भी हो सकता है अगर इन्फेक्शन हो तो। बराबर, मतलब कि जैसे मेमोग्राफी में कुछ चेंजेस आया या ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में लंप आया तो हर लंप जैसे कैंसर नहीं होता है, ब्रेस्ट लंप, वैसे ही या हर पेप्समियर के एब्नॉर्मालिटी कैंसर नहीं है। इतना जी ही नहीं, वो सिर्फ हमें कितनी फ्रीक्वेंटली उसका फॉलो अप करना है वो बताती है। और कई बार वो प्री कैंसरस है, अगर ऐसा देखा जाए कि इसमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा है तो उसकी ट्रीटमेंट तभी हो जाती है ना, कैंसर होने से या पहले। कैंसर होने से पहले ही वो हो जाती है कई बार। जो बहुत बेसिक वो एक ट्रीटमेंट है, जो ऑफिस प्रोसीजर है, 3-4 घंटे ही हॉस्पिटल में आपको आना पड़ता है, जिसको क्रायो प्रोसीजर बोलते हैं। या तो फिर कॉटरी से भी हम लोग वो जो एबनॉर्मल सेल्स आए हैं उसको हम लोग जला सकते हैं, ठंडक का शेक दे सकते हैं। कई बार वो लीप करके एक बायोप्सी आती है तो उसमें हम पूरा ही उसका जो सर्विक्स का जहाँ पे से एबनॉर्मल सेल्स है तो वहां का पूरा पोर्शन हम बायोप्सी के जरिए वो रिमूव कर सकते हैं, ताकि आपका यूट्रस बच जाए और टाइमली उसकी ट्रीटमेंट हो जाए। तो क्यों, आपको क्या लगता है इतना आसान है? मुझे तो बहुत आसान लगता है ये करना और इस तरह से चेकअप करवा लेना। तो क्यों नहीं तो वो कराते तो होंगे? औरतें मैंने क्यों आपको नहीं बताया, कराती इस तरह होंगी? से इंडियन वुमन में मेंटालिटी ऐसी है कि कुछ भी तकलीफ हो तो ही टेस्ट कराने का। प्रिवेंटिव जो गायनेकोलॉजी है या प्रिवेंटिव जो एस्पेक्ट है हेल्थ केयर है, उसको अभी जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में इंपॉर्टेंस दी जाती है, इस तरह से हमको भी वो देनी चाहिए। वो अभी वो अवेयरनेस नहीं है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों टेस्ट कराए। अभी भी हम लोग वहां पे भी जो वेल वुमन चेकअप्स करते हैं, हेल्थ पैकेजेस करते हैं, तो हमको बहुत सारा उनके लिए काउंसलिंग करना पड़ता है कि आपको ये मेमोग्राफी की जरूरत 40 इयर्स के बाद एवरी ईयरली या 2 ईयरली है, पेस्मियर टेस्ट आपको 3 ईयरली कराना चाहिए, सर्टेन ब्लड टेस्ट आपको रेगुलर इंटरवल पे कराना चाहिए, 40 के बाद कार्डियोग्राम भी आपका एवरी ईयर होना चाहिए, ताकि जो जो प्रॉब्लम है तो अगर अर्ली डिटेक्ट हो तो वो प्रिवेंट हो सके। पर अभी ये अवेयरनेस नहीं आती है और कई बार उन लोगों को वो खर्चा भी लगता है, वेस्ट ऑफ मनी लगता है। पर अगर हम लोग 1-2 बार होटल का खाना स्किप करेंगे और आपके हमारे लिए ही हम लोग केयर रखेंगे तो पेप्समियर टेस्ट को ज्यादा महंगी टेस्ट नहीं है। वो 500-700 रुपये में
पूरा डॉक्टर के चेकअप के साथ वो टेस्ट हो जाती है। तो वो कराना आपके लिए वो मतलब इतनी महंगी टेस्ट भी नहीं है जो कन्वेंशनल टेस्ट है। तो हाँ, आप अगर एलपीसी कराओ यानी लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, तो भी वो भी 2000-2500 का टेस्ट है। तो आपको और वो तो वो 5 साल में अभी एक बार। फ्रिक्वेंटली भी नहीं कराना है, 5-5 साल पे कराना है, तो आप इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हो अपनी हेल्थ के लिए। और मुझे लगता है, और ये सब टेस्ट अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो सिविल हॉस्पिटल में भी ये सब टेस्ट हो जाके जाते करा हैं। सकता है या हाँ प्लीज, हाँ, वो तो जाना ऐसा ही भी नहीं चाहिए। है कि कोई हम्म। नहीं करा सकता है। हम्म। तो मुझे तो लगता है कि ये अगर कैंसर है, मुझे होने की संभावना है कि नहीं, वो बहुत ही आसान है। तो पेप टेस्ट के लिए तो हर औरत को खुद को ही अपने आप के लिए इतना तो करना ही चाहिए। मुझे और वो लगता है पेनफुल कि भी हमारे, नहीं है, वो ज्यादा पेनफुल भी नहीं है। कई फीमेल्स को ऐसा लगता है कि बहुत दर्द होगा, या ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने गायनेक चेकअप तो ज्यादातर स्त्रियों ने लाइफ में 1-2 बार कराया ही होगा, डिलीवरी भी आई होगी। तो अगर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके रूटीन चेकअप कराना है और उसमें ये टेस्ट हो जा रही है, तो फिर आपको उससे डरना नहीं चाहिए कि पेन होगा। तो वो तो करा लो तो गायनेकोलॉजिस्ट, तो हर हर गायनेकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट को रूटीन चेकअप में ये करने की सलाह देते हैं क्या? अम, रूटीन देनी चेकअप चाहिए। के दौरान देते हैं? देनी चाहिए। मैं देती हूँ, पर फ्रैंकली स्पीकिंग कोई फॉलो नहीं करता है। हम लोग तो रूटीन चेकअप में आते हैं तब ये सब अवेयरनेस करते ही है, हम लोग फाइल में ब्रोशर रखते हैं कि पेप्समियर की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, पर कोई बहुत ध्यान से लेता नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा काउंसलिंग उसके बारे में भी होना चाहिए पेशेंट के साथ, के ये ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे धीरे-धीरे करके तो ही अवेयरनेस आ सकती है। जी और बिल्कुल। मुझे मुझे सबसे महत्व का सर्वाइकल कैंसर के बारे में उसका वैक्सीन का शेड्यूल मुझे जानना है। क्योंकि मुझे लगता जी है कि अगर मेरी घर में मेरी बेटी है, तो उसको तो 100% उससे सेफ्टी हो सकती है। इस ज़माने में बिल्कुल। जब वैक्सीन हाँ अवेलेबल है, हमारे ज़माने में बिल्कुल। वैक्सीन नहीं था, तो हमने नहीं लिया वैक्सीन, तो हमारा इतना रिस्क था कि हमें सर्वाइकल कैंसर हो सकता था। पर बराबर। हमारी बेटी तो उससे बच सकती है। तो बिल्कुल। कब लगाना चाहिए? तो वो वैक्सीन के बारे में आप बताओ। वैक्सीन पहले तो, जैसे छोटी बच्चियां होती है, वैक्सीन कब इफेक्ट करेगी कि जब उनको एक्सपोजर नहीं होगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का बॉडी में। तो वो कब, वो आइडियल एज है कि जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है 11-12 साल की, तो वो बच्चियों को जिसके घर में ये छोटी बच्ची है 11-12 ईयर्स की, यानी 9 ईयर्स से भी आप शुरू करवा सकते हो, पर 11-12 ईयर इज द रीजनेबल एज टू गेट फर्स्ट वैक्सीनेशन। 15 साल के अंदर की जो बेटियां हैं उसको सिर्फ 2 ही डोज लगते हैं। और जो ज्यादा एज की लड़कियां हैं यानी 15 से 26 ईयर्स की, उनको 3 डोज लगते हैं। तो जो हमारा फेडरेशन है उन लोगों ने वो भी एक गाइडलाइन नक्की की है कि जो छोटी बच्चियां हैं उसको एक वैक्सीन, और उसके बाद 6 साल 6 महीने के बाद दूसरी वैक्सीन, यानी 2 ही वैक्सीन है। 6 महीने में अगर रह गई है तो आप 1 साल तक में दूसरी वैक्सीन लगवा सकते हो। तो 2 ही डोज जाएंगे। पर 15 ईयर्स के बाद अगर आप लगाना चाहते हो तो बाद में आपको 2 तरह की वैक्सीन आती है। एक जो वैक्सीन है वो जो वायरस की 2 स्ट्रेन, जो सबसे कॉमन स्ट्रेन है, तो 16 और 18 नंबर की। जैसे अभी आप लोगों को पता है कि कोविड वायरस जैसे अभी यूरोप में कुछ ज्यादा स्ट्रेन चेंज हो गई और इसकी वजह से ज्यादा उधर वापस केसेस हो रहे हैं। तो जैसे कोविड वायरस की मल्टीपल स्ट्रेन है, इस तरह से जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उसकी भी 100 से अधिक स्ट्रेन है, और उसमें से 35 टाइप्स कैंसर कर सकती है ऐसी स्ट्रेन से। और जो सर्वाइकल कैंसर करती है उसमें मोस्ट कॉमन स्ट्रेन आर 16 एंड 18। तो एक वैक्सीन है जिसको बाइवेलेंट वैक्सीन बोलते हैं, वो ये 2 मेजर स्ट्रेन पे कवर करती है। और जो दूसरी एक वैक्सीन है जिसको क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन बोलते हैं, वो 4 स्ट्रेन की, 2 ये कैंसर स्ट्रेन और 2 दूसरी जो वार्ड्स होते हैं, जेनेटल वार्ड्स, यानी योनि मार्ग के आजू बाजू या जेंट्स को भी ऐसे थोड़ी स्किन की बीमारी, इन्फेक्शन होते हैं, तो वो सब पे भी असर करती है। तो अगर क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन या आप रखवाना चाहो तो आप पहली बार एक डोज लिया, बाद में 2 महीने के बाद दूसरा, और 6 महीने के बाद, पहली वैक्सीन के 6 महीने के बाद आप तीसरा डोज ले सकते हो। और जो बाइवेलेंट वैक्सीन है
उसमें आप एक डोज लिया, बाद में 1 महीने के बाद दूसरा, और 6 महीने के बाद तीसरा डोज ले सकते हो। तो इस तरह से वैक्सीन रखानी है। अभी आपने बोला उस तरह से हमारे जमाने में वैक्सीन नहीं थी। आइडियल टाइम इज बिफोर 26 ईयर्स, बट तो भी हमारी जो फेडरेशन है उसने 40 से 45 ईयर्स तक ये अप्रूव किया है कि लेडीज ले सकती है। हाँ, पर हमको जो एल्डरली लेडीज जो लेना चाहती है उसको एक बार इतला कर देना पड़ता है कि ऑलरेडी दे आर 80% ऑफ वीमेन आर एक्सपोज टू एचपीवी इन देयर लाइफ टाइम। तो उसमें ज्यादातर तो वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। सिर्फ वो 80% जिनको जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन लगता है उसमें से 7% को ही कैंसर तक के चेंजेस आते हैं। तो पर कौन सी स्ट्रेन उनसे उनको इन्फेक्ट कर गई है तो वो पता नहीं होता है। पर तो भी 40-45 ईयर्स तक कहीं ना कहीं तो ये वैक्सीन मदद करती ही है प्रोटेक्शन में। पर जैसे जितनी जल्दी लेते हो उतना वो 100% प्रोटेक्शन होता है सेक्सुअल एक्सपोजर के पहले लो तो इनको हमारी जो गवर्नमेंट का बच्चों को जैसे वैक्सीनेशन देते हैं ऐसे इनको नहीं दिया जा सकता है? एक्चुअली थोड़ी कॉस्टली है ये वैक्सीन, तो इसके लिए शायद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अपने शेड्यूल में ये नहीं रखी होगी। जैसे बीसीजी पोलियो वैक्सीनेशन होता है वैसे तो एक एक वैक्सीन का जो कॉस्ट होता है वो 2500 से 3000 का होता है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट शेड्यूल में वो नहीं आई होगी। मतलब पर एक अपनी एक बेटी को वैक्सीन आप का 25 बेस्ट गिफ्ट देना चाहते हो, टीनेज बेटी को बेस्ट बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हो, आप 7-8 हजार का खर्चा करते ही हो, तो आप एक साल ऐसा नक्की करो कि मैं ये गिफ्ट दूंगी। हाँ बराबर, एक साल में 3 वैक्सीन लग जावे और उसकी लाइफ का हाँ जैसे एक तो सेफ्टी हो जावे। लाइफ लाइफ सेफ्टी हो जाए। यस। पर क्या क्या हमारे बेटे चाहिए? सॉरी, क्या? नहीं हमारे सुनाई बेटों दिया। को भी ये वैक्सीन देना चाहिए? बेटों को भी ये वैक्सीन देना चाहिए कि नहीं? वेस्टर्न वर्ल्ड में ये है कि उधर जो टीनेज बेटे और बेटी सबको ये वैक्सीनेशन लगता है। इंडिया में अभी वो प्रोटोकॉल आया नहीं है। अगर पर तो भी आप दिलवाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो मैंने बताया उस तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इससे बेटियों को भी जो शिश्न का कैंसर है वो भी हो सकता है, कई बार गुदा का कैंसर भी हो सकता है, और जेनेटल वॉर्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये वैक्सीन बेटों को भी देने से उनको भी शिश्न के कैंसर से हम लोग प्रिवेंशन दे सकते हैं। बराबर, तो मतलब कि लड़के लड़की दोनों के लिए ये वैक्सीन बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी है, तो उसका उपयोग जरूर करना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल, आप ये सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस डे के लिए हमारे ऑडियंस को क्या देना चाहते हैं? एक उससे पहले, क्या अगर किसी को कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर, फिर भी वो उसका लाइफ वो ठीक हो सकता है, वो बराबर जिंदा रह सकता है सर्वाइकल कैंसर होने के बाद? अगर आप रेगुलर, जिस तरह से हम लोगों ने अभी मैंने और डॉक्टर अमी ने डिस्कस किया उस तरह से आप अगर आपका रिपीटेडली स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते रहो और आप अपनी छोटी बेटियों को वैक्सीनेशन से आप लोग प्रोटेक्ट कर दो तो कैंसर होने के चांस ही नहीं है। पर जो लोग ये अवेयरनेस देने के बावजूद भी सब इग्नोर करते हैं तो उनको फिर लेट स्टेज में कैंसर डायग्नोस होता है। और इंडिया में ऐसा काफी पाया गया है कि ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर लेट स्टेज में डायग्नोस होते हैं। तो जब भी तो आउट ऑफ 146% women they are having only 5 years survival rate, क्योंकि लेक ऑफ अवेयरनेस या फिर इग्नोर करते हैं जो अवेयरनेस होती है उसको। तो उसकी वजह से जब भी वो पेशेंट के पास जो महिला आती है सर्वाइकल कैंसर की, तो 100 जो महिला हम लोग अगर देखें सर्वाइकल कैंसर की, तो उसमें से 46% से ज्यादा विमेन वो जब आती है तब एडवांस स्टेज हो गया होता है और उनका 5 साल जीने की जो उनका जो ड्यूरेशन है लाइफ का, तो वो 46 वुमेन में 5 इयर्स से कम हो जाता है। तो इसके लिए अगर जितना जल्दी हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट में ये अर्ली उसमें डायग्नोस कर ले तो ऑलवेज आप लोग बराबर लाइफस्टाइल आपकी गुजार सकते हो, टाइमली आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है। कई बार मैंने बताया उस तरह से सिर्फ वो ऑफिस प्रोसीजर जैसे क्रायो सर्जरी या लिप सर्जरी से ही
ये जो शुरुआत का जो कैंसर प्री कैंसरस कंडीशन है वो हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर बहुत जल्दी हमको पता चल गया कि ये जल्दी का स्टेज है तो उसको हम टाइमली उसकी भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसका अगर हिस्टेक्टोमी यानी यूट्रस निकालने की सर्जरी बहुत टाइमली करने में आए तो वो हम टाइमली कर दे तो भी हम लोग अपनी जो बाकी की जिंदगी है वो कैंसर फ्री जी सकते हैं दूसरी बराबर। औरतों की तरह। हाँ, तो मेरी ओर से एक ये सबको यही है कि अवेयरनेस अवेयरनेस एंड अवेयरनेस। जितना आप अपने अवेयरनेस बारे या में अपनी अपनी तंदुरुस्ती के बारे में सतर्क रहोगे, अपनी कम उम्र की बच्ची होगी, मतलब टीन एज में उनको वैक्सीनेशन देना ही है। और टीन एज के बाद में मिडिल, आप उनकी शादी के बाद या 25 साल की उम्र के बाद से उनकी 65 साल तक उनका रेगुलर पैप्समियर का स्क्रीनिंग होना ही है हर 3 साल। और अगर आप लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कराते हैं तो हर 5 साल तो है। और कैंसर के नाम से डरने की बजाय, कैंसर नहीं हो या अगर होता है किसी भी वजह से, तो हम उसके बारे में जल्दी डिटेक्ट होके तंदुरुस्त वापस हो सकते हैं। और जो आदतें हमें ये कैंसर होने की संभावना बढ़ाती है, जैसे अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो वो सब से हमें दूर रहना चाहिए। तो वैक्सीन और सेफ सेक्स, ये दोनों हमें अपने ऐसी बीमारियां होने से बचा। तो आप हमारे साथ जुड़े, इसलिए आप सबका आभार। हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड वामा इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ सीरीज में हम बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम लाते रहते हैं। तो जब भी आपको ऐसा मैसेज मिले कि ये प्रोग्राम है तो उसमें जुड़ना मत भूलिए, ताकि ऑलवेज रिमेम्बर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू। थैंक यू।